लॉन्ग टर्म निवेश में इक्विटी अव्वल है और महंगाई पर इक्विटी फंड का रिटर्न कैसे भारी है, ये जानेंगे हम आज के शो में हमारे साथ हैं आनंद राठी वेल्थ टेक के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे। दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। मतलब कई बार ये कई एग्जाम्पल्स में भी ऋषिकेश हमें दिखता है, लेकिन फिर भी एक आपने देखा होगा कि जितनी स्वीकार्यता एफडी की है, लोगों को बड़ा इजी लगता है अपने पैसे अगर उनके पास हैं तो उसको एफडी में डाल देना, और इक्विटी फंड में पैसे डालना मतलब म्यूचुअल फंड में पैसे डालना, कहीं ना कहीं दिमाग में वो एक मार्केट का रिस्क रहता है। बावजूद इसके अगर हम इक्विटी फंड की आज हम क्योंकि ये बात कर रहे हैं कि रिटर्न में कितने अव्वल रहे हैं और खास करके लॉन्ग टर्म ग्रोथ में, तो पूरी जर्नी देखे इक्विटी फंड की, तो कैसे देखते हैं आप इसको? स्मिता जी नमस्ते, विकास जी नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते। आपने बहुत सही कहा कि आम निवेशक के लिए एफडी का निवेश एक बहुत पसंदीदा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। लेकिन क्या होता है ना, जैसे विकास जी ने बहुत सही तरीके से बताया कि रियल रिटर्न बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आप अगर केवल इन्फ्लेशन की रेट से अगर अपने इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करो तो आप केवल परचेसिंग पावर रिटेन कर सकते हो। लेकिन अगर पैसे के ऊपर पैसा बनाना है तो आपको इन्फ्लेशन के रेट के ऊपर पैसा कमाना, रिटर्न बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रिटर्न 12% का है तो उसमें 6% का अगर इन्फ्लेशन है तो आपका रियल रिटर्न केवल 6% का है। तो हमको ये देखना बहुत जरूरी है कि जहां पे भी आप निवेश कर रहे हो वहां पे रियल रिटर्न बन रहे हैं या नहीं। इंडिया में अधिकतर 4 एसेट क्लासेस काफी प्रचलित है। सबसे पहले तो इक्विटी है, दूसरा रियल एस्टेट है, तीसरा गोल्ड है और चौथा डेट है। डेट यानी एफडी की बात करूंगा मैं यहाँ पे। अब इनके रिटर्न्स देखते हैं। अगर एफडी का रिटर्न हम देखें तो करीबन 6-6.5% का रिटर्न देती है एफडी। तो अगर 6-6.5% का केवल एफडी रिटर्न देती है तो इसका मतलब आप इन्फ्लेशन के रेट पे आपके इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रहे हो। अगर आप इन्फ्लेशन के रेट पे आपके इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप केवल आपकी परचेसिंग पावर रिटेन कर रहे हो। अगर आप गोल्ड का डेटा देखो पिछले 10-12 सालों के लिए तो रिटर्न्स करीबन 9-9.5% के करीब आता है। अगर आपका इन्फ्लेशन 6% का है और आपके रिटर्न 9-9.5% के है तो आप केवल 3-3.5% का रियल रिटर्न बना रहे हो। और रियल एस्टेट का अगर हम डेटा देखें तो रियल एस्टेट का हमने काफी ऑडिट्स करिए हैं, पिछले 11 सालों का डेटा देखा हुआ है। करीबन 5,000 यूनिट्स का ऑडिट किया है हमने और हमको ये पता चला कि रियल एस्टेट ने भी केवल 9-9.5% का रिटर्न दिया है। तो ये तीनों एसेट क्लासेस इन्फ्लेशन के इर्द गिर्द अगर रिटर्न दे रहे हैं तो वो केवल परचेसिंग पावर रिटेन कर रहे हैं या रियल रिटर्न 2 से 3% का कमा के दे रहे हैं। लेकिन इक्विटी इसी समय के लिए आप अगर देखो तो इक्विटी ने करीबन 12.5% का रिटर्न दिया है। तो वहां पे केवल 6% का अगर इन्फ्लेशन है तो 6.5% का रियल रेट ऑफ रिटर्न बन रहा है। तो इसके वजह से अगर मुझे चुनाव है मात देने के लिए तो मेरा चुनाव इक्विटी का रहेगा, क्योंकि वहां पे रियल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 6-6.5% का बनने की काफी अच्छी गुंजाइश होती है। जी बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे लोगों को इसकी समझ भी आने लगी है। लेकिन ऋषिकेश फिर भी हम बार बार शुरुआत से बात इन्फ्लेशन की कर रहे हैं, महंगाई की कर रहे हैं। बड़े सारे लोगों को तो ये भी पता नहीं होता, उन्हें ये पता होता है सामान के दाम बढ़ जाते हैं तो मतलब कि महंगाई आ गई, लेकिन रियल में महंगाई है क्या, इसका एक डेफिनेशन अगर हम कहें तो क्या होता है, ये बड़े कम लोगों को पता होता है। ये बहुत बहुत ही सही सवाल है। काफी लोगों को इन्फ्लेशन की परिभाषा पता नहीं होती है और इन्फ्लेशन की परिभाषा जो है वो कई लोगों के लिए अलग अलग होती है। तो एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। अगर आज कोई चीज आपको 100 रुपए के दाम में मिल रही है, वही चीज अगर 1 साल के बाद 106 रुपए के दाम में मिल रही है तो इसका मतलब ये होता है कि 6% का इन्फ्लेशन लागू हुआ है वो चीज के ऊपर। ये होता है इन्फ्लेशन। अभी इन्फ्लेशन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम सीपीआई इन्फ्लेशन देखें जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लागू होता है, जून 2025 में 2.1% का नंबर आया है। जिसका मतलब ये है कि जो चीजें 100 रुपए में पिछले साल मिलती थी, जून 2024 में 100 रुपए मिलती थी, अब वो चीजें 102.11 के दाम पे मिलेगी। इसके मतलब 2% का इन्फ्लेशन लागू हुआ है, सीपीआई इन्फ्लेशन का। ये एक एबरेशन है, एक वन ऑफ द केस है जब केवल 2% का इन्फ्लेशन लागू हुआ है। लेकिन अगर मुझे सीपीआई का डेटा देखना है पिछले 20-30 सालों के लिए तो नंबर करीब करीब 5 से 7% के बीच में आता है। ये होता है सीपीआई इन्फ्लेशन जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लागू होता है। अगर मैं एचएनआई इन्फ्लेशन की बात करूं, एचएनआई इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होता है जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को लागू हो सकता है। वहां पे ये
4 या 6% जो नंबर जो सीपीआई इन्फ्लेशन का शायद लागू ना हो, क्योंकि स्पेंडिंग पैटर्न काफी अलग होते हैं। अगर उनके स्पेंडिंग पैटर्न को हम मद्देनजर रखते हैं तो उस पर 2 से 2.5% का प्रीमियम लगता है। तो अगर सीपीआई इन्फ्लेशन 5% या 6% है तो एचएनआई इन्फ्लेशन करीबन 7 से 8% के बीच में आएगा। तो ये है इन्फ्लेशन की परिभाषा। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट स्टेटस ऑफ द सोसाइटी। तो ये होता है इन्फ्लेशन। जी बिल्कुल। और ऋषिकेश, मुझे लगता है कि महंगाई का सबसे ज्यादा असर तब पड़ता है जब आप लॉन्ग टर्म में कोई अपने लिए टारगेट बनाते हैं, खास करके अगर आपने कोई रिटायरमेंट टारगेट अपने लिए सोचा है, कोई कॉर्पस सोचा है। मान लीजिए 2 करोड़ का आपने कॉर्पस सोचा है, आपको लगता है कि इससे मैं रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन क्या वो 2 करोड़ अगर आज से 30 साल के बाद आपको रिटायर होना है तो वही 2 करोड़ रहेगा, या इसमें भी कोई स्ट्रैटेजी होती है जो आपको चुननी चाहिए, अपना वो अमाउंट भी बढ़ाना चाहिए? जी स्मिता जी, काफी बार महसूस होता है कि लोगों की ये गलती होती है कि जब वो योजना करते हैं अपने निवेश की, तो वो इन्फ्लेशन को ऐड करना भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज किसी सज्जन को रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ काफी है, लेकिन उनकी रिटायरमेंट अगर 30 साल के बाद है तो वो 2 करोड़ की अगर प्लानिंग करते हैं तो और एसआईपी करना चाहते हैं तो वो करीबन 6,000 की एसआईपी करेंगे तो 30 साल बाद 2 करोड़ की राशि पे पहुंचेंगे। लेकिन 2 करोड़, आज के जो 2 करोड़ है, 30 साल के बाद इन्फ्लेशन को ऐड करके करीबन 11 से 12 करोड़ होते हैं। 11 करोड़ मान के चलते हैं। और वो 11 करोड़ की अगर उनको योजना करनी है तो उनको 6,000 की एसआईपी नहीं बल्कि 33,000 की एसआईपी करनी होगी। अगर वो 33,000 की एसआईपी करते हैं तब जाके वो 11 करोड़ की राशि पे पहुंचेंगे 30 साल के बाद। आज शायद उनको वो 2 करोड़ काफी होगा रिटायरमेंट के लिए, लेकिन 30 साल के बाद वही 2 करोड़ की इन्फ्लेशन ऐड करके वैल्यू हो जाती है 11 करोड़ की। तो उनको योजना जो करनी है वो 11 करोड़ की करनी होगी। ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए। और एसेट एलोकेशन कैसे करना चाहिए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए? मेरे हिसाब से करीबन 80% जो है वो आप इक्विटी में डालिए और 20% जो है वो डेट में डालिए। और इक्विटी में डालने की जब मैं बात करता हूँ, मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ। आप अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि निफ्टी ने करीबन 12% का रिटर्न दिया है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स 12 प्लस 2-3% का अल्फा जनरेट करने की क्षमता रखते हैं। तो 12 अधिक 2 या 3% जो जोड़ लो तो 14-15% का रिटर्न बनता है। अगर आपने 14% का रिटर्न बनाया है और आपका इन्फ्लेशन अगर 6% का है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आप 8% का रियल रिटर्न बना रहे हो, जो एक बहुत अच्छा रिटर्न, रियल रिटर्न माना जाता है। तो ये 14-15% बनाने के लिए आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना जरूरी है। 80% ऑफ द पोर्टफोलियो इक्विटी में जाना चाहिए और बचा 20% जो है वो डेट में जाना। हैं ऋषिकेश, क्योंकि हमने शो की शुरुआत से लेकर अभी तक बहुत ज्यादा इक्विटी की बात की, और इक्विटी कैसे अव्वल है बाकी एसेट क्लास में रिटर्न के मामले में लॉन्ग टर्म में, इसकी भी हमने बात की। फिर भी कोई कंफ्यूजन ना रहे लोगों के मन में, इसलिए मैं चाहूंगी एक परफेक्ट एसेट एलोकेशन इक्विटी को लेकर क्या होना चाहिए, और किस वक्त इक्विटी का एक्सपोजर कम करना होता है आपको पोर्टफोलियो से? जी स्मिता जी, जैसे विकास जी ने बहुत सही कहा कि 2 चीजें मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। पहली बात तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन, और दूसरी चीज है टाइम होराइजन। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको निवेश करना है, शॉर्ट टर्म मतलब 30 साल के अंदर या 3 साल के लिए निवेश करना है, तो आपका अधिकतर पैसा जो है वो डेट में जाना चाहिए और कम पैसा इक्विटी में जाना चाहिए। करीबन 70% जो है वो डेट में जा सकता है और बचा 30% है वो इक्विटी में जा सकता है। ये शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, 3 साल के होराइजन की बात हो रही है। मीडियम टर्म विच इज समवेयर अराउंड 5 years to 10 years के बीच में, वहां पे आपका इक्विटी एलोकेशन थोड़ा बढ़ सकता है। करीबन 70% तक इक्विटी निवेश कर सकते हो, बचे 30% आप डेट के लिए रख सकते हो। पर अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल या 15 साल के लिए है तो 80% जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, वो इक्विटी में जा सकता है और 20% जो है वो डेट में जा सकता है, ताकि आपका लक्ष्य जो है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम का वो 12-13% के करीब हो। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से आपके रिटर्न्स काफी अच्छे बनेंगे और एक अच्छा खासा रियल रेट ऑफ रिटर्न बनेगा आपका। बिल्कुल। तो इसी ये के साथ ऋषिकेश, में चाहूंगी आप अपने फंड्स भी बता दें दर्शकों को। जी बिल्कुल। फंड्स की बात कर रहे हैं तो मेरा कहना हमेशा यही रहा है कि लार्ज कैप में आप करीबन 55% का निवेश होना चाहिए। करीब
25 से 30% मिड कैप और बचा हुआ स्मॉल कैप में निवेश होना चाहिए। मेरे कुछ पसंदीदा फंड्स हैं, डीएसपी लार्ज एंड मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, कैनरा रिबोको का मल्टी कैप फंड है, आईसीआईसीआई अप्रूव डिविडेंड यील्ड फंड है, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है। ये कुछ मेरे पसंदीदा फंड है जहाँ पे आप निवेश अगर करोगे ये बास्केट में, तो आपका एसेट एलोकेशन या मार्केट कैप एलोकेशन जो है, जो मैंने पहले कहा था, वो आ सकता है। जी हाँ, तो काफी अच्छे फंड्स और उनकी सलाह ऋषिकेश को दी गई और कुल मिलाकर आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए और दर्शकों को एक क्लैरिटी देने के लिए कि अगर रियल रेट ऑफ रिटर्न आपको चाहिए तो फिर आपकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए।